वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा जो आज का लेक्चर है इट्स ऑफ द मगध एम्पायर। ये एक सीक्वेंस में वीडियोस चल रही हैं। फर्स्ट वीडियो जो थी दैट वाज रिलेटेड टू द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, हमने वो पढ़ा 1500 बीसी से 600 बीसी पे आकर हमारा वैदिक लिटरेचर खत्म हो गया। बेसिकली जो हमारे इंडो आर्यंस थे 600 बीसी तक उन्होंने एंटायर नॉर्थ में बेसिकली इंडो गैंगनेटिक प्लेन में अपना अच्छे से, जैसे हम आर्यव्रत कह रहे थे, आर्यव्रत में अपना अच्छे से स्टैब्लिशमेंट को स्थापित कर लिया। अब बात आती है नेक्स्ट सीक्वेंस पे चलने की। अच्छा, इससे पहले अगर हम कहेंगे तो हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें वो 3000 ठीक है, 3000 से आप उसको 1300 में जाओगे। और ये एक चेंजिंग फेज था बेसिकली। 1300 और ये एक चेंजिंग फेज। फिर ये 1500 से 1300 बीच में क्या हो रहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी थी और इंडो आर्यंस भी आ गए थे, ठीक है। और एक ये चेंजिंग फेज था। हड़प्पा डिक्लाइन हो रहा था, इंडो आर्यंस स्टैब्लिश हो रहा था, फॉर्मेटिव इनका था, डेकेडेंट इनका था। और 600 बीसी तक इन्होंने आके अपना सब एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से स्थापित कर लिया। अब इसके बाद क्या, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। अगर हम सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि किसके बाद कौन आया। तो हम यहाँ पे जो मेजर बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि किसके बाद कौन आया, ठीक है। और तभी हमें चीजें समझ आएंगी और चीजें एक कहानी की तरह लगेंगी, तभी चीजें हम लर्न कर पाएंगे। वैदिक लिटरेचर के आई होप एमसीक्यूज अगर आप देखोगे वो सॉल्व हो पा रहे हैं। अगेन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु बोर्ड प्लस घटना चक्र। जिन बच्चों को नहीं पता, घटना चक्र बेसिकली एक एमसीक्यू फॉर्मेट में हमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है। उससे पहले कुछ हमें टेक्स्ट भी दिया जाता है जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठा देता है चीजों की, एंड देन द एमसीक्यूज आर देयर। प्रीवियस ईयर के आप सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो, तमिलनाडु की बुक आप पढ़ लेते हो, एक श्योरिटी आ जाती है कहीं ना कहीं कि आप थोड़ा सॉल्व कर पाओगे। 100% की श्योरिटी कभी भी नहीं होती बिकॉज नॉलेज इज एंडलेस। लेकिन हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं मैंने पोस्ट दीज नोट्स जब घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाए थे तो 80 to 90% क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो रहे थे उन्हीं नोट्स को। और ये मैं टोटल पेजेस अगर आपको बता दूं इन नोट्स के, तो 7 पेज है। फर्स्ट पेज में सिर्फ हेडिंग है। ये 6 पेज है। इन 6 पेज को करने के बाद घटना चक्र में ऑलमोस्ट 52 के अराउंड जो है हमें एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए थे फॉर ओनली दिस इनिशियल मगध एम्पायर, जिसे हम बात करते हैं फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ द मगध एम्पायर। वो आप सॉल्व कर पाएंगे और उसके अंदर जो भी अगर चेंजेस भी थे वो भी इनकलकेटेड है इन नोट्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर, तो एक आपको मैं मैप दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैप देखिए, उसमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, महाजनपदास या जनपदास, ठीक है। अब जनपदास होते क्या है बेसिकली? जनपदास कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक गण होता है, एक तरह से एक साम्राज्य होता है जो सेम थिंकिंग वाले लोग इस्टेब्लिश करते हैं। इंडो आर्यंस इंडिया में आए, उन्होंने एक वैदिक लिटरेचर को जो है इस्टेब्लिश किया। लेटर ऑन जो लेटर वैदिक स्टेज है, लोगों को वो समझ में नहीं आ रही थी बिकॉज सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करें वो भी बढ़ गए थे, अश्वमेध बढ़ गए थे, सती प्रथा ज्यादा हो गई थी, चाइल्ड मैरिज की बात करें वो ज्यादा हो गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हमें ये फॉलो करना चाहिए, क्या वैदिक लिटरेचर हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब भी हमें कोई चीज नॉन बेनिफिशियल लगती है, जब भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ है, देन इट इज द टाइम टू चेंज द थिंग्स। और उससे ही पिक्चर में आता है हमारा नया रिलीजन, दो नए रिलीजन, विच इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दो चीजें हैं, आप या तो मगध एम्पायर को पहले पढ़ लो और उसके बाद आप बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ लो, या आप बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ लो एंड देन मगध एम्पायर को पढ़ लो। बट बेटर यही रहेगा कि हम पहले मगध एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जाने, इन महाजनपदास के बारे में जाने, क्योंकि जब राजा आए उन्हीं को चेंजेस फील होने शुरू हुए और बुद्धिज्म और जैनिज्म साथ में आया और लोगों ने अडॉप्ट किया। आप अगर ये साथ साथ में भी पढ़ोगे या इसके बाद ये पढ़ोगे, आपको समझ दोनों तरीके से चीजें आएंगी। बट बेटर अप्रोच यही रहेगी कि हम पहले महाजनपदास या मगध एम्पायर के बारे में थोड़ा जान लें और उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म और भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ना शुरू करें, वैष्णव मूवमेंट के बारे में हम पढ़ना शुरू करें।
हम ना महाजनपदास की बात करेंगे। 16 महाजनपद जिनके बारे में अगेन एंड अगेन बात की जाती है, इंडो आर्यंस आए और उसके बाद डिफरेंट एरियाज में इंडिया बट गया। डिफरेंट एरियाज में अलग अलग तरह के लोगों ने आके अपनी स्टेब्लिशमेंट करी और उन सबको हमने मिलके महाजनपदों का नाम दिया। ये किस पीरियड में आए? अच्छा, हमें वो नहीं भूलना है कि हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। हमने कहा 6th सेंचुरी बीसीई तक वैदिक लिटरेचर जो है एस्टेब्लिश हो गया था और लोगों को नीड होनी शुरू हुई। तो यानी कि मगध एम्पायर का स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? 600 बीसीई से। ये सीक्वेंस हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब जब 600 बीसीई की बात हो चुकी, तो हम अब इन महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कहने को महाजनपद है कितने? 16। लेकिन कुछ लिटरेचर्स में अलग भी लिखा गया है। कुछ लिटरेचर्स में 22 महाजनपद के बारे में भी बताया गया है। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो मेजर महाजनपद पढ़ने हैं। 16 महाजनपदों के नाम पता होने चाहिए, उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा महाजनपद था, आज की डेट में उसे क्या कहते हैं, उसकी कैपिटल कौन सी है। इसमें कोई भी क्रैम मतलब आपको क्रैम ही करना पड़ेगा। इसमें कोई भी देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। इट्स जस्ट अ फैक्ट एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, अब जब आपने ये मोटा-मोटी देख लिया, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, इस तरह से महाजनपद हमारे बँटे हुए थे। और अब जब मैं नाम पहले हम एक काम करते हैं, हम नाम पढ़ते हैं कि महाजनपद थे कौन से, उसके बाद हम मैप पे देखेंगे वो महाजनपद कहाँ-कहाँ एग्ज़िस्ट कर रहे थे। तो एक चार्ट है यहाँ पे नोट्स के अंदर सबसे एंड में, ये देखिए। ये है 16 महाजनपद, ये है उनके नए सिटीज़ या स्टेट्स और उसके बाद आती है उनकी कैपिटल क्या थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि कुरु महाजनपद था, आज की डेट में वो क्या है, उसकी कैपिटल क्या थी? और या फिर मैच द फॉलोइंग आएगा या फिर उसके अलावा ये आ जाता है कि कौन-सा इसमें से सही नहीं लगा हुआ या कौन से हाउ मेनी आर राइट, व्हिच वन इज़ रॉन्ग, इस तरह से आ जाते हैं। हम एक बार पढ़ लेते हैं, शायद दिमाग में बैठ जाए, 10 बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बैठ जाएगा। कीप ऑन रिपीटिंग इट, इसको अगर आप इस तरह से कट करके भी अगर अपने सामने कहीं लगा लेंगे और बार-बार पढ़ेंगे तो इट विल गो इंटो योर माइंड, ठीक है? पहला महाजनपद की बात करते हैं, कुरु और पांचाल। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं कहूँगी, हमने जब वैदिक लिटरेचर पढ़ा, इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे, हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ा, उसमें मैंने लेटर वैदिक पीरियड में जब 4 पहले हमने कहा था कि स्टेट्स एस्टैब्लिश हुई, 4 जो है किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए, ठीक है? उनके बाद लेटर वैदिक में कुरु आए, पांचाल आए, ठीक है? उसमें ही हमने विदेहा का नाम पढ़ा, विनय माधव और गौतम ऋषि की स्टोरी पढ़ी। तो ये सब जो है वो महाजनपद ही बनते गए धीरे-धीरे। हमने इन स्टेट्स को ही तो महाजनपद कहा। हमने कहा ये जो जगहें हैं, ये मेजर सिटीज़ हैं, इंडिया को हम इनके थ्रू देखेंगे। ये कुरुज़ का एरिया है, ये पांचाल का एरिया है। ऐसे करते-करते इनको 16 जगह में बाँट दिया और बोल दिया गया ये मगध का एरिया है, ये वज्जी का एरिया है। सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है कुरु। आज की डेट में मेरठ, दिल्ली, थानेसर का पार्ट जो है वो कुरु है। कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। सेकंड हमारा नाम आता है पांचाल। आज की डेट में बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद का एरिया ये आता है। इसकी दो कैपिटल्स थी। नॉर्थ कैपिटल थी अहिच्छात्रा और साउथ कैपिटल कैपिटल थी काम्पिल्या। कुरु और पांचाल। अच्छा, साथ-साथ हम अपने मैप को भी देख सकते हैं। लेट्स फाइंड कुरु एंड पांचाल। यू विल सी कि ये कुरु का एरिया है, ठीक है? और ये पांचाला या पांकाला, ये वाला एरिया जो है पांचाल का एरिया है। थर्ड हमारा आता है शुरसेना। आज की डेट में ब्रजमंडल सबको मोस्टली पता होगा, ये वाला याद करना इजी है। कैपिटल मथुरा। शुरसेना की तरफ जाते हैं, मथुरा हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा है? अच्छा, ये ऑनलाइन उठाया गया है, हो सकता है कुछ ना भी मिले, वरना हम ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कि शुरसेना कहाँ पर है। इन्होंने आई गेस मेजर मेजर जो है उन्हीं का नाम यहाँ पे बताया हुआ है, बिकॉज़ ये मथुरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये रहा सुरसेना है। कुरु, पंचाल, सुरसेना, मथुरा। सुरसेना, मथुरा। पांचाला का क्या था? अहिछत्रा, काम्पिल्या। कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अभी तक हमने यही पढ़ा। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्रा, काम्पिल्या, सुरसेना की मथुरा। आज की डेट में उस ब्रजमंडल बोला जाता है। महाजनपद वत्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहीं वत्स दिख रहा है क्या? ये रहा वत्स, बिल्कुल साथ में। वत्स जो है आज की डेट में प्रयागराज और कौशाम्बी का एरिया है। कैपिटल थी इसकी जी कौशाम्बी, यहीं पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है कौशला। कौशला जो है अवध, अवध की बात करेंगे हम। कौशाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा या कौशला यहाँ पे दिख जाएगा। अयोध्या या अवध की बात हम यहाँ पे करेंगे
और आज की डेट उसकी जो कैपिटल उस टाइम पे थी वो साकेत एंड श्रावस्ती थी। ये रही श्रावस्ती, ये था साक्या। उसके बाद हम बात करते हैं मल्ला की। माला ये रहा, कैपिटल थी कुशीनगर एंड पावा, और कुशीनगर देवराई ये इसका आज का एरिया है। फिर हम चलते हैं जी काशी की तरफ। काशी, काशी की कैपिटल वाराणसी, तब भी और अब भी दोनों टाइम। उसके बाद अब आते हैं अंग। हमने पढ़ा होगा लेटर वैदिक पीरियड में ये भी था। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा सकती हूँ कि ये देखिए, वैदिक एज हमने पढ़ी थी, वैदिक एज के ये मेरे नोट्स हैं। लास्ट वीडियो में मैंने यही रेफर किए हुए थे। इसके अंदर, ये नोट्स के अंदर ये मेंशन्ड है। लिंकेज इसी तरह से बैठेगी, चीजें इसी तरह से समझ आएंगी, वरना नहीं आएंगी। मुझे भी खुद समझने में या नोट्स को बनाने में टाइम लगा है, बिकॉज चीजें नहीं समझ में आती हैं एक्चुअली कि कहाँ से कौन सा लिंक बैठ रहा है। तो अब आप ये देखिए, जब मैंने लेटर वैदिक एज की बात की थी, एक सेकेंड, हुरु, ये देखिए, इस पेज को ध्यान से देखिए। अगर मैंने बोला लार्जर किंगडम्स लेटर वैदिक पीरियड में कौन से थे, कुरु था, पंचाल था, कौशला था, काशी था, विदेहा था, मोस्ट ईस्ट मगध था, अंग था, वंग था। आज हम उन्हीं की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मगध था, अंग था, और वंग भी हमें आगे मिल जाएगा। ये रहा वंग, ये मोस्ट ईस्टर्न पार्ट्स रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद हमारे नोट्स पे जो ये है मगध एम्पायर का, ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। मगध एम्पायर का हमने मगध देखा, उसके बाद अंग देखा, अब हम आते हैं मगध पे। अंग की कैपिटल कंपा दी हुई है। उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मगध, कैपिटल थी राजगिरहा, या फिर इसको हम गिरिव्रज भी बोलते हैं। 10th आता है हमारे पास वज्जी। वज्जी ये रहा, वर्जी, कैपिटल वैशाली। आज की डेट में वैशाली, दरभंगा, नेपाल का मिथिला, ये सब वज्जी में फॉल करते हैं। 11th हमारा आता है जी छेड़ी। छेड़ी की बात करेंगे या सेड़ी की बात करेंगे। सेड़ी ईस्ट बुंदेलखंड है, कैपिटल थी यहाँ पे लिखी है सुक्ति माटी। उसके बाद हमारे पास आता है मत्स्य। 12वां हमारे पास है मत्स्य, हम यहाँ सेंटर में आ गए। ये हमारा एमपी का एरिया है ऑलमोस्ट। मत्स्य, जयपुर नहीं, सॉरी, ये जयपुर, ये हमारा राजस्थान का एरिया है। अभी प्रेजेंट डे ये यहाँ से कटिंग, बेसिकली ये पाकिस्तान को इंक्लूड किया हुआ है, ये हमारी यहाँ से कटिंग आएगी, ये राजस्थान का एरिया है। मत्स्य, जयपुर, अलवर, भरतपुर और विराटनगर इसकी कैपिटल थी। उसके बाद हम आते हैं 13th अश्माका। अश्माका ढूंढिए, इसके अंदर अश्माका हमारा हमें मिलेगा। अगर हम इसको आज की डेट में देखें तो ये हमारा गोदावरी नर्मदा का एरिया है, तो यानी कि ये हमें एमपी साइड में मिलना चाहिए। ये रहा अस्माका। अस्माका कैपिटल थी पौडन्यापुरा, ठीक है, पौडन्यापुरा या पौटली भी बोलते हैं इसको हम। और गोदावरी नर्मदा के बीच का ये एरिया है अस्माका। फिर हमारा आता है 14th अवंती। अवंती हमारा ऊपर है। वेस्ट और ईस्ट वेस्ट एंड सेंटर मालवा आज की डेट में वेस्ट और ईस्टर्न मालवा है, और वैसे तब उसको उज्जैनी और हम महिसबामल यहाँ पे लिखा हुआ होगा, महिष्मती, सॉरी, महिष्मती एंड उज्जैनी, ये इसकी कैपिटल थी। अवंती की कैपिटल महिष्मती और उज्जैनी थी। ये मालवा का एरिया है। फिर आता है गांधार। गांधार आपने गांधारी से इसको फॉलो, मतलब आप सुन सकते हैं, रिलेट कर पाते हैं। गांधार, गांधारा हमारा सबसे ऊपर का एरिया है। देखा जाए तो अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच गए हम। और तक्षशिला इसकी कैपिटल थी। लास्ट हमारा आता है काम्बोज। जम्मू कश्मीर का एरिया है काम्बोझा। हजारा पाकिस्तान का एरिया है काम्बोजा। और हलक या राजपुर, ये इसकी कैपिटल थी, ठीक है, राजपुर और हलक इसकी कैपिटल थी। तो ये मैप भी अगर आप देखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मैप हैज टू बी लर्नड, दिस टेबल हैज टू बी लर्नड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से आ रहा है कि कुरु की कैपिटल क्या थी, पांचाल की क्या थी। एक बार पढ़ लेते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्रा या काम्पिल्या, शौरसेना मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कोशाला साकेत एंड श्रवस्ती, मल्ला कुशीनगर एंड पावा, काशी वाराणसी, अंग चंपा या कंपा, मगध गिरिवज गिरिव्रज या फिर राजगीर, वज्जी वैशाली, छेड़ी सुक्तिमती या सोतिमाती, मत्स्या विराटनगर, अश्माका पोटन पोटली, अवंती का उज्जैनी एंड महिष्मती, गंधार का तक्षशिला, काम्बोज ये हलक एंड राजपुर। इसमें गांधार और काम्बोज ही ऐसे हैं जो कि आउटसाइड इंडिया, प्रेजेंट आउटसाइड इंडिया है, बाकी सारे हमारे इंडिया में ही फॉल करते हैं। और अगर ये राज्य हम देखें, अस्माका का एरिया जो लास्ट था, वो लास्ट सदर्न मोस्ट एरिया यहाँ पे फॉल करता है, और ये हमारा नर्मदा माँ के तट पे खत्म हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एमपी तक ये गया,
ठीक है? उसके नीचे सारा सदर्न पार्ट आ जाता है, तो मगध एम्पायर या 16 महाजनपद जो हैं, वो यहाँ पे फ़ॉलो करते थे। हम टोटली मगध एम्पायर की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब हम आगे मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, वो सब भी मगध का ही पार्ट है। अभी हम महाजनपद बोलते हैं कि हमारे जो महाजनपद 16 हम हर बार बात करेंगे, जिन्होंने आफ्टर इंडो आर्यंस इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करी, उनका ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे एमपी तक फॉल करता था। ईस्ट तक ये लोग जाते थे और हाँ, इनका वेस्ट में भी बाउंड्री थी, राजस्थान, ठीक है? और ईस्ट में अगर हम जाएँ तो हमारा ये वंग तो नीचे तक भी आ रहा है, ठीक है? ये उड़ीसा का पार्ट है या फिर सारे ये वाले पार्ट पे इंक्लूड हो रहे हैं। अब हम अपने नोट्स को स्टार्टिंग से देखते हैं। अच्छा, इन एम्पायर्स में क्या सारे इम्पोर्टेंट थे? तो नहीं, सारे इम्पोर्टेंट नहीं थे क्योंकि धीरे-धीरे होता क्या गया, ऑब्वियसली जब इतने सारे राजा हो जाते हैं तो सबको अपनी एक वो एस्टैब्लिश करनी होती है कि वी आर द सुप्रीम। सुजर्निटी एक वर्ड यूज होता है बहुत जगह, आप देखेंगे हिस्ट्री में सुजर्निटी, कि ये मानो कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। और यही सुपीरियरिटी मनवाना चाहता था इन 16 में से एक एम्पायर जिसका नाम था मगध एम्पायर। बिंदुसार अजातशत्रु की जब हम बात करेंगे, वो ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने एम्पायर को सुप्रीम बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करी जिससे कि बाकी सारे महाजनपद धीरे धीरे खत्म होते चले गए या फिर उनमें ही मिलते चले गए। और एंड में अगर हम देखेंगे मगध एम्पायर, ये सारा का सारा एरिया मगध एम्पायर ही कवर कर रहा था। बात करते हैं क्या उस टाइम पे मोनार्की थी? अच्छा, मोनार्की और रिपब्लिक की हम बात करते हैं। मोनार्की मतलब हम मानते हैं कि राजा ही सब कुछ है, राजा जो कहेगा वही माना जाएगा। तो क्या मोनार्की थी? थी। अगर हम इंडिया के ये इंडो गैंगनेटिक एरिया की बात करें, वहाँ मोनार्की थी। लेकिन अगर थोड़ी ऊपर हम चलते हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स हिमालयाज़ की तरफ, तो वहाँ पे मोनार्की नहीं थी। अब हमें ना कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। रिपब्लिक कौन थे, मोनार्की कौन थी? हमने बोला कि गैग्नेटिक प्लान वाले जो सारे हैं वो सारी मोनार्की थे, तो रिपब्लिक कौन थे? हमें ना कुछ नाम दिए जाएंगे। साक्यास, लिच्छावीस, मलाज। अगर आप और ज्यादा याद कर सकते हो तो ये सारे नाम याद कर लो, टोटली ये 6 7 8 9 नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ही है। साक्यास, लिच्छावीस, मलाज। जो ये जो मतलब बेसिकली एरिया था, ये जो ये किंगडम्स थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिसीजन मेजॉरिटी वोट और पब्लिक असेंबली से हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ मोनार्की नहीं चल रही थी, अनलाइक मगध एम्पायर जहाँ पे राजा ही सब कुछ था, प्रजा की कोई बात नहीं मानी जाती थी। रिपब्लिक्स में प्रजा की बात मानी जाती थी, वोटिंग होती थी। तो साक्यास, लिच्छावीस और मलाज, ये 3 वो एरियाज हो गए या 3 वो किंगडम्स हो गए, ठीक है? तो हमसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मगध में क्या थी, हम ये बोलेंगे कि मगध के अंदर तो सिर्फ जो, अगर हम मगध की बात करोगे तो वहां पे तो मोनार्की थी। लेकिन अगर आप सोच 16 महाजनपदों की बात करोगे तो वहां पर कुछ रिपब्लिक्स भी थे। साक्यास थे, लिच्छावीस थे, मलाज थे। अब ये जो मैंने 9 नाम डाले हैं वो क्यों डाले हैं, क्योंकि देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें बोला गया था ये 4 नाम है और आप बताइए इसमें से कौन सा रिपब्लिक नहीं है। अब अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि रिपब्लिक बता दो, ठीक है मैं बता सकती हूँ, कौन सा नहीं है उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन से हैं। तो 9 नाम थे: शाक्या, लिच्छावी, भागा, पुली, कलम, कालिया, मला, मौर्य, विदेहा। ये सारे जो हमारे थे ये रिपब्लिक्स थे। विदेहा का नाम आपने पहले भी सुना था, हमने वैदिक लिटरेचर में भी बात की थी। इसके अलावा सारे जो थे वो रिपब्लिक नहीं थे, वो हम मानेंगे कि मोनार्की थे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें जो आता है, ये सब वही है, राइज ऑफ मगध कैसे हुआ, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। हम यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैंने क्या लिखा हुआ है, 6 सेंचुरी बीसी से 501 बीसी। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये मगध जो पड़ता है गंगा का साउथ पार्ट पड़ता है, मगध जो पड़ता है गंगा का साउथ पार्ट पड़ता है। कॉइन उस टाइम पे, अच्छा हमने एक बात की थी निष्का की, ठीक है, वैदिक लिटरेचर में एक कॉइन यूज हुआ निष्का, ठीक है, जो वहां के गोल्ड के नेकलेसेस थे उसके अंदर ट्रेडिंग हुआ करती थी इन द वैदिक एज, ठीक है। और बाद में जो थे उसमें सिल्वर कॉइन भी आ गए, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी आ गए। अच्छा, यहाँ पे इस एम्पायर से यानी महाजनपदों के टाइम पे पहली बार पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो एक्चुअल कॉइन्स होते हैं सिल्वर के, वो उसमें डीलिंग स्टार्ट हुई और उनका नाम था आहत कॉइन्स। अब अगर उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो कॉइन्स की, एक सेकेंड, ये देखिए मैंने जो आपको यहाँ पे नोट्स दिखाए थे वैदिक लिटरेचर वाली जो हमारी बात हो रही थी, यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि निष्का यूज होता था, ठीक है। इस पेज पे नहीं है, यहाँ पे है।
ये देखिए इकोनॉमिक और रिलीजन में, ये देखिए गोल्ड में ट्रेड होता था अर्ली, उसमें निष्का और गोल्ड नेकलेसेस को हम निष्का बोलते थे और उसमें ट्रेडिंग किया थी। लेटर वैदिक एज में जब हम गए थे उसके चार्ट के अंदर क्या था, अर्लियर निष्का, नाउ सतमान एंड कृष्णाला, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज होने लगे। बट ये जो थे ना ये ज्वेलरी थी। जब हम ये जनपदों की बात करने लगे, जब जनपद राज का टाइम आया, एक्चुअली में पंच मार्क्ड कॉइन्स पिक्चर में आ गए, पंच मार्क्ड कॉइन्स पिक्चर में आ गए, यानी कि मनी, मनी पिक्चर में आ गई। अब लोग सोने या चांदी की चीजों के मतलब नेकलेस वगैरह में डील नहीं कर रहे थे, ये नहीं था कि अपनी अंगूठी उतार के दे देंगे। कॉइन्स आने लगे हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो कॉइन्स को इशू कर रही थी और उसके अंदर डीलिंग हो रही थी, और उनको हम बोलते थे आहत कॉइन्स। क्या थे वो, सिल्वर और आहत थे। ठीक है, हम कहाँ से चले, इंडो आर्यन से। अब जगह जगह जो है इंडो आर्यंस का, उनको लगने लगा कि ये फिलोसफीज ठीक नहीं है। नए लोग आए, उन्होंने अपने एम्पायर स्टेब्लिश करे, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को, अगर मैं कहूँ एमपी तक उन्होंने कैप्चर किया। उनको लगा हम अपने रूल्स अपनाएंगे। रिलीजन की बात करें, यहाँ पे सारी जगह बुद्धिज्म और जैनिज्म फैल चुका था, क्योंकि उस टाइम पे ही बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर सामने आए हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये एम्पायर में एक एम्पायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आया, और वो हमारा एम्पायर था जी, मगध एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर क्या बिल्कुल मोनार्की था या बिल्कुल रिपब्लिक था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सारे जनपद जो थे वो मोनार्की में ही चल रहे थे। इनिशियली कुछ ऐसे ग्रुप्स भी आए जो कि हमारे रिपब्लिक्स थे, जैसे कि साक्याज, लिच्छावीज, मल्लाज, विदेहास, मौर्यास, ये लोग थे। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पे हमें याद रखना है कि लिच्छावी, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विच इज द फर्स्ट रिपब्लिक, जो फर्स्ट रिपब्लिक जो अगर हम गवर्नमेंट का फॉर्म करें वो इंडिया की क्या थी, दैट इज द लिच्छावी। और ये किस एरिया में थी, वैशाली में। कौन थी, लिच्छावी, और कौन से एरिया में थी, वैशाली में। इनफैक्ट नॉट इंडिया, दिस इज वर्ल्ड, वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक जो थी वो लिच्छावी थी एंड वैशाली में थी। ये फैक्ट याद रखना है। ये लोग किस में डील करते थे इस टाइम पे, आहत कॉइन्स, जिस जो सिल्वर के कॉइन्स थे, पंच मार्क एक्चुअल कॉइन्स थे, इसमें डीलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मगध कहाँ, साउथ ऑफ गंगा में। अब अगर हम बात करेंगे नीचे, ये सब चीजें हमने बोला कि वैदिक लिटरेचर से हमारा लिटरेचर सामने आने लगा, यानी हर चीज लिखी हुई थी। तो सिमिलरली अब तो लिटरेचर हर चीज लिखी जा रही है ना, यहाँ पे पोएट्स हैं, फिलोसोफर्स हैं। तो हमने कहा ये जो जनपद की हमने बात करी, तुमने ये सारे जो नाम दिए 16, ये कहाँ से आए। पहला सोर्स बुद्धिस्ट लिटरेचर का अंगूठा निकाया, इसके अंदर 16 महाजनपदों की बात की गई। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद, मतलब 8 आधे महाजनपद यूपी में है। ये सेम बातें जैन टेक्स्ट में भी लिखी गई। धीरे धीरे छोटे जनपद गॉट एलिमिनेटेड एंड मर्ज्ड इनटू बिगर किंगडम, यही बात इसमें लिखी हुई है। धीरे धीरे क्या हुआ, 16 महाजनपद में से ये सारे हो गए धीरे धीरे खत्म और मर्ज हो गए एक किंगडम में, जिसे हम मगध एम्पायर की बात कहेंगे। ठीक है, और वैसे इससे पहले 4 मेजर किंगडम्स बन गए, जिनको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल, नो इश्यूज। ये हैं वो 4 किंगडम जिनको हमने कहा 16 महाजनपद घट के बन गए 4 महा जो मेजर 4 किंगडम्स में आ गए। और क्यों हम इन 4 किंगडम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पहले वत्स, अवंती, कौशला को भी धीरे धीरे मगध एम्पायर में मर्ज होने वाला है। अवंती को लेटर नई डायनेस्टीज आके लेने वाली हैं, और मगध तो वैसे ही सबको ओवरटेक करने ही वाला था। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम 4 ये जो किंगडम्स हैं इनकी बात करें, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनके मेन रूलर के नाम ये पूछे जाते हैं कि कौन सा रूलर किस डायनेस्टी से हुआ या कौन से एरिया से हुआ, और उसके बाद उनकी कैपिटल्स। अब कैपिटल्स तो हमने वैसे भी याद करनी ही है, और कुछ स्टोरीज के नाम, लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं। हम VAKM से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट पावरफुल ये मगध था, लेकिन हमें पढ़ने और भी पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर और भी फैक्ट सामने आएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कोई बोरिंग चीज लगने वाली चीज ये है नहीं। एक दूसरे के एम्पायर में शादी हो रही थी, एक दूसरे को दहेज में एक ने अपनी स्टेट दे दी, या फिर उसका कोई ना कोई पार्ट दे दिया, और ऐसे करते करते एम्पायर्स जो है छोटे होते गए और एंड में थोड़े से रह गए। सबसे पहले हम बात करते हैं वत्स एम्पायर की। कैपिटल कौशाम्बी, नियर प्रयागराज। ठीक है, कैपिटल कौशाम्बी। कौन से बैंक पे सिचुएटेड है, यमुना। अब पॉपुलर नेम उदयन, ये आप याद रखेंगे उदयन का नाम। अब उसके बाद आता है मैट्रिमोनियल अलायंसेस।
ये एम्पायर कैसे बड़ा हुआ, कैसे 16 में से ये 4 रह गए और 4 में से एक बड़े एम्पायर का नाम वत्स आने लगा, क्योंकि इसने अवंती, अंग और मगध के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे। यानी शादियां, बेसिकली क्या होता था, यहाँ एक राजा ने दूसरे की बहन से या फिर बेटी से या फिर किसी भी फॉर्म में वहां शादी कर ली और वहां पे एम्पायर को अपने साथ एनेक्स कर लिया। ये लिखा भी हुआ है, लेटर ये वाला एम्पायर एनेक्स हो गया इसके अंदर। जो ये उदायन पर्सन है ना, इसकी एक स्टोरी है। एक पोएट हुए थे भास, BHAAS, भास। इन्होंने एक स्वप्न वास्व दत्तम करके एक ड्रामा लिखा था। क्या लिखा था? स्वप्न वास्व दत्तम करके ड्रामा, जिसमें उदायन को जब उज्जैन के प्रिजन में बंद किया गया था, उनकी एक लव स्टोरी अपनी वाइफ के साथ, जिसका नाम था वासवदत्ता, उसकी ये स्टोरी है। तो ये पूछ लिया जाता है कि उदायन और वासवदत्ता की शादी की लव स्टोरी किस में लिखी हुई है, तो हम कहेंगे ये लिखी हुई है जी स्वप्न वास्व दत्तम। किसने लिखी? पोएट भास ने। कहा लिखी? जब उज्जैन के प्रिजन में उदायन थे उस टाइम पे स्टोरी लिखी गई। ठीक है। और अब वास्व दत्तम कौन थे? हमने कहा ये लोग अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाते थे? मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके। और उदायन की शादी हमने कहा वास्व दत्तम से हुई थी, यानी कि इसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन इससे होगा ना, अवंती से। अगर इसने शादी करी और इससे इसका किंगडम बढ़ रहा था, यानी इसका रिलेशन किसी ना किसी और से होगा, और हमने बोला लेटर ये किंगडम एनेक्स हो गया था अवंती में। तो अब जानते हैं कैसे। क्योंकि अवंती के जो रूलर थे प्रद्योत, उनकी ही डॉटर थी वासवदत्ता। अवंती के रूलर प्रद्योत की डॉटर वासवदत्ता की शादी हुई थी वत्स के रूलर उदयन के साथ। इनकी स्टोरी स्वप्न वासवदत्तम है, जो लिखी है पोएट भास ने। और ये स्टोरी हमें जो है उज्जैन के प्रिजन में जब उदयन थे तब लिखी गई। अब बात करते हैं उज्जैन के प्रिजन में ये क्यों थे। अब अवंती की आप कैपिटल देखो, अवंती की कैपिटल है जी उज्जैन। ठीक है। तो हो सकता है अगर उस स्टोरी की हम बात करें कि प्रद्योता जो थे वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी की शादी यहाँ पे हो, और इसीलिए उदयन को पकड़ के उन्होंने यहाँ बंद किया हो। और उस टाइम की लव स्टोरी को ही पोएट भास ने अपने एक ड्रामा में पिक्चराइज करा कि जब वो बंद थे तो उनकी स्टोरी, उनकी लव स्टोरी कैसे हुई और बाद में उनकी कैसे शादी हुई, ये उसमें मेंशन किया गया है। तो सिंपल, सबसे पहला किंगडम वत्स, रूलर उदयन, married to Vaswadatta. Vaswadatta was the daughter of Avanti king Pradyota. मैट्रिमोनियल अलायंसेस ये लोग करते थे और इस तरह से अपने किंगडम्स को ये लोग बढ़ाते थे। वत्स बाद में किस में अनेक्स हो गया था? अवंती में। और अगर मैं आपको बोलूं, अभी हम एक डायनेस्टी पढ़ेंगे और दूसरी डायनेस्टी पढ़ेंगे, लेटर ऑन ये दोनों जब ये एक हुए, एक नई डायनेस्टी ने आके इनको कैप्चर कर लिया। ठीक है। अब फॉलोअर कौन थे इसके? बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और वैसे मोस्टली ये सब लोग जो है बुद्धिज्म या जैनिज्म को ही फॉलो करते थे। ठीक है। और कैपिटल हमने दोनों की पढ़ ली, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी है, अवंती की कैपिटल उज्जैन है। अब हम आते हैं थर्ड हमारा कौशला पे। कैपिटल अयोध्या, इसका नाम नहीं भूल सकते, कौशला की कैपिटल अयोध्या। पॉपुलर रूलर प्रसेनजीत। मेट ये भी सेम मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते थे, बाद में कहाँ नेक्स्ट हो गया? मगध पे। अब इनकी शादी का जो कंसेप्ट है ना, वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किसने किससे शादी करी ये समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। हम ना अब इन दोनों को जैसे हमने साथ में पढ़ा ना मैट्रिमोनियल अलायंसेस, कौशला और मगध को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। इनके जो रूलर थे ना प्रसेनजीत थे। ठीक है। अब दिमाग में इकट्ठे अभी हम दोबारा पढ़ेंगे, दिमाग में इनको निकालना नहीं है हमें, अभी अभी इसको ही रखना है। ठीक है। ये देखिए, प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत की बहन का नाम था कौशला देवी। अब इतना आप याद रख लो जी, हम कौशला पढ़ रहे हैं, कैपिटल अयोध्या पढ़ रहे हैं। कौशला का नाम कैसे पढ़ा होगा? क्योंकि वहां के जो रूलर प्रसेनजीत थे उनकी बहन थी, उनको बहुत प्यारी थी, उसका नाम कौशला देवी था, उन्होंने अपने एम्पायर का नाम उससे ही कौशला रख दिया। इन्होंने अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाया, मगध में कैसे मिले, अब ये बताते हैं। मगध पॉलिटिकल एक्टिविटी का नर्व सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट जगह। अच्छा, अब सबसे पहले जानते हैं जगह इंपॉर्टेंट है क्यों। आप लोकेशन देखेंगे, हम मगध की लोकेशन देखिए, ये देखिए, गंगा का, गंगा का मैदान। ठीक है। तो यानी फर्टाइल सॉइल, कॉपर और आयरन की खदान। और अगर हम कहेंगे कि राजगीर, राजगीर जो इनकी कैपिटल है, यहाँ पे आयरन की खदान थी। कॉपर आयरन रिच जगह है। उसके बाद फर्टाइल सॉइल है, तो एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है। और अपर और लोअर गंगेटिक वैली पूरी इसके अंदर है। तो मगध इसलिए लोकेशन वाइज बहुत ही बढ़िया जगह थी, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो स्ट्रेटेजिकली था ये। उसके बाद
इन्होंने क्या किया, इनके एक राजा हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो थे कि बिम्बिसार। वो वैसे भी बहुत ही जो पावरफुल रूलर थे, बेसिकली जो भी लड़ाइयाँ वो करते थे वो जीतते थे, और उन्होंने बहुत से मैट्रिमोनियल अलायंसेस ऐसे किए जिससे उनके किंगडम जो है बढ़ता ही चला गया। पहले मैट्रिमोनियल अलायंस की हम बात करते हैं। इसकी कैपिटल राजगीर है, ज्योग्राफिकली ये इंपॉर्टेंट है, नर्व सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी था नॉर्थ का उस टाइम पे। ये कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं? 6th सेंचुरी बीसी। अब हम आते हैं हाँ, हाईवेज थे ट्रेडिंग के लिए, हाँ ये इससे भी इंपॉर्टेंट था। ये देखिए, दो रूलर प्रसेनजीत, बिंबिसार। प्रसेनजीत, बिंबिसार। प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी किससे शादी करी? बिंबिसार से। सिंपल। किससे शादी करी? बिंबिसार से। दहेज में क्या मिला? डाउरी सिस्टम चलता था। काशी। अब आप यहाँ आओ, काशी। ठीक है, कौशला के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी काशी पे भी वही रूल कर रहे थे। उन्होंने काशी किसको दिया डाउरी में? मगध को, मगध के राजा बिंबिसार को। खत्म, पहला मैट्रिमोनियल अलायंसेस यही था। अब उनका हुआ बेटा जिसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, अब ये कौन थी कौशला देवी? बहन। शादी करी किससे? बहन ने बिंबिसार से। अब एक बेटा हुआ अजात शत्रु, शादी करी किससे? प्रसेनजीत की बेटी से जिसका नाम था वजीरा ऑफ प्रसेनजीत, डॉटर वजीरा ऑफ प्रसेनजीत। उसने अजातशत्रु से शादी करी। ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी एक पीढ़ी के नहीं थे, ये चलते जाते थे और इस अकॉर्डिंग ही वो लोग बढ़ते जाते थे। ठीक है, तो ये दो, अभी हम इन चारों को कंपाइल करके अगर देखें, अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। देखिए, 16 महाजनपदों में से एंड में आके या लेटर ऑन हमें 4 महाजनपद जो है वो इंपॉर्टेंट दिखे। ठीक है, 4 महाजनपद जो है इंपॉर्टेंट दिखे। वो महाजनपद अपनी लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो महाजनपद अपने रूलर्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया इसलिए भी वो जाने जाते थे। उस टाइम पे सबसे बड़ा एक्सपेंशन का सोर्स हुआ करता था मैट्रिमोनियल अलायंसेस, यानी कि शादी करना। एक के राजा दूसरी जगह दूसरे एरिया में शादी करेंगे और इस तरह से वो किंगडम जो है वो एक हो जाएंगे। पहला मैट्रिमोनियल अलायंसेस हमने पढ़ा वत्स और अवंती के बीच में। वत्स का राजा उदयन, अवंती का राजा प्रद्योत। प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता, उदयन ने उनसे की शादी। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिटरेचर का नाम है स्वप्न वासवदत्तम। पोएट है भास। उज्जैन के प्रिजन में ये किया था। उज्जैन के प्रिजन में उदयन क्यों गए होंगे? अवंती की वो कैपिटल है, प्रद्योता शादी नहीं करवाना चाह रहे होंगे, लेकिन बिकॉज उन दोनों के अंदर जो भी रिलेशनशिप उनको ग्रो करना था और उन्होंने इसलिए शादी की। एंड यहाँ पे हमें ये मैट्रिमोनियल अलायंस स्टैब्लिश होता हुआ दिखा। कैपिटल्स याद रखेंगे, उदयन, वत्स, कैपिटल कौशाम्बी। अवंती की कैपिटल उज्जैन, रूलर प्रद्योता, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। और लेटर ऑन ये दोनों एरिया अवंती, इनको कौन करेगा? साइसुंग डायनेस्टी जो है आके ले लेगी। ये खत्म हुई वत्स और अवंती की स्टोरी। अब हम आते हैं कोसला और मगध की तरफ। मोस्ट पावरफुल एम्पायर कौन सा था? मगध। पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान था इसलिए इंपॉर्टेंट था। कौशला के राजा प्रसेनजीत, बहन थी कौशला देवी, शादी की मगध के राजा बिंबिसार के साथ। बिंबिसार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिनाउंड रूलर थे। डाउरी में उन्हें मिला काशी। उसके बाद फादर जो है बिंबिसार की, उनका बेटा आया अजात शत्रु, शादी करी प्रसेनजीत की डॉटर वजीरा के साथ, और यहाँ खत्म होता है इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस की कहानी। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं बताती हूँ। उस टाइम पे लोग इतने ज्यादा गद्दी के लिए या इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको लगता था कि फादर सन ही एक दूसरे की डेथ करते थे। जो बिंबिसार है उनका बेटा अजात शत्रु, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री। बट अजात शत्रु किल्ड बिंबिसार एंड लेटर और अजात शत्रु का बेटा किल्ड हिम फॉर द थ्रोन ओनली। तो दिस इज व्हाट कर्मा सेज एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। एंशियंट सिटीज हम मेंशन करेंगे अगर हम जब पढ़ते हैं ना लिटरेचर, तो एंशियंट सिटीज महाभारत एंड महाभाष्य, उसमें ना दो एंशियंट सिटीज को मेंशन किया गया है, मध्यमिका एंड विराटनगर।
मध्यमिका एंड विराटनगर, ये उस टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज थी। ये उसमें क्यों डाला गया है, ये एक एमसीक्यू पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए इसका कहीं भी लिंकेज तो मुझे नहीं मिला करने के लिए, बट आई एडेड दिस सो दैट ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट था। एंशियंट सिटीज महाभारत और महाभाष्य में जो मेंशन है वो है मध्यमिका और विराटनगर। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पेज पे, ठीक है। हम बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार किल्ड अजातशत्रु, और उनका जो बेटा था जिसका नाम आई थिंक उदयन उदयन था, उदयन ने मार दिया अजातशत्रु को। डायनेस्टी शुरू करेंगे बिंबिसार से। पीरियड है 546 बीसी से 494 बीसी का। डायनेस्टी या हर्यंका डायनेस्टी। स्ट्रेटजीज क्या थी, अभी हम पढ़ के आए, मैट्रिमोनियल स्ट्रेटजीज थी। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी है, कौशला की पढ़ी है। सेकंड उसके बाद लिच्छावी। अब मैं आपको क्यों बोल रही थी कि हमें कुछ नाम लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के काम आएंगे। अभी लिच्छावी हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये पर जो हिली एरियाज है वहां का एक रिपब्लिकन, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली। ये वो लिच्छावीज है, लिच्छावीज ऑफ वैशाली। ये देखिए, फर्स्ट रिपब्लिक लिच्छावीज ऑफ वैशाली। सेकंड शादी उसने बिंबिसार ने यहाँ करी। पहली शादी कहाँ करी, कौशला। सेकंड शादी करी जी लिच्छावी पे। वहां के एक राजा थे चेतक, उनकी डॉटर छेलाना से इन्होंने शादी करी। चेतक की डॉटर छेलाना से इन्होंने शादी करी, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या ये कहाँ मेंशन है, ये भी ये जो हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है प्लस द जैन टेक्स्ट, दोनों में चीजें मेंशन्ड है, बट यहाँ पे एक चेंज आता है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो बोलता है कि अजातशत्रु की मदर कौन थी, वो थी कौशला देवी। लेकिन जैन टेक्स्ट कहता है कि अजातशत्रु की मदर कौन थी, चिलाना। तो इस तरह से अब ये चीजें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है टेक्स्ट में, जिस तरह से लिखा है। अंगूठा निकाया में लिखा हुआ है कि मदर जो थी वो कौशला देवी थी, लेकिन जैन टेक्स्ट कहते हैं कि नहीं, उनकी मदर जो थी वो छिलाना थी। लेकिन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बिंबिसार ने कहाँ कहाँ शादियां की। फर्स्ट शादी कौशला में करी, कौशला देवी। सेकंड शादी लिच्छावीज में करी, चिलाना से। और तीसरी शादी उन्होंने रॉयल हाउस ऑफ मद्रा पंजाब सेंट्रल खेमा से करी। ये पंजाब सेंट्रल में खेमा से करी, दो शादियां। पहली, सॉरी, तीन शादियां, दो, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन शादियां जी बिंबिसार ने करी। पहली स्ट्रेटजी वो ये फॉलो करते थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। अब ये लिच्छावी में हुआ क्या, यहाँ शादी करने से उनका एम्पायर कहाँ तक पहुंच गया, नेपाल तक। ठीक है, यहाँ शादी करने से उनका एम्पायर नेपाल तक पहुंच गया। यहाँ शादी करने से उनका एम्पायर पंजाब तक पहुंच गया। और कौशला में तो उन्होंने काशी तक पहुंच गया। तो एम्पायर बेसिकली बढ़ाते थे शादियां करके, क्योंकि डाउरी में उन्हें एम्पायर दे दिया जाता था इस तरह से। अब सेकंड वो क्या करते थे, मैनी एक्सपेडिशंस करते थे, किंगडम को रीऑर्गेनाइज करते थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी, सिर्फ शादियां नहीं कर रहे थे, लड़ाइयां भी कर रहे थे। और किंगडम्स को रीऑर्गेनाइज भी करते थे कि हम इधर से नहीं, हम इधर से इधर को अपने किंगडम को स्टैब्लिश कर लेते हैं, हम कैपिटल को इधर मान लेते हैं ताकि हमारी ट्रेडिंग ग्रो हो, ताकि हमारा एरिया ग्रो हो, इस तरह से। जैसे कि उन्होंने अंग के ब्रह्मदत्त को हराया था, तो अंग को मगध में मिला दिया गया। हमने बोला ना, 16 महाजनपदों को किस तरह से छोटा किया गया। अब 16 महाजनपद में से एक महाजनपद अंग था, उसका राजा था ब्रह्मदत्त, उसको इन्होंने हराया तो मगध में मिला दिया, एक महाजनपद वहां खत्म हो गया। अच्छा, अवंती के साथ ये फ्रेंड्स थे, और ये कौशला लिच्छावी, और यहाँ पे पंजाब में इन्होंने जाके शादी कर ली, एम्पायर को अपने में मिला दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जो पूछा जाता है, एक ना जीवका या जीवका करके फेमस फिजिशियन थे, बुद्धा के टाइम पे वो थे, वो किसके कोर्ट में थे, वो हम बोलेंगे बिंबिसार। बिंबिसार से कौन से फिजिशियन रिलेटेड है, हम कहेंगे जीवका। बिंबिसार से कौन से फिजिशियन रिलेटेड है, जीवका। बिंबिसार के जो फिजिशियन थे वो थे जीवका। और इन्होंने एक्सपेंशन के लिए क्या क्या किया, डायनेस्टी कौन सी थी, हर्यंक्या डायनेस्टी। स्ट्रेटेजी क्या थी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, एक्सपेडिशन, किंगडम रीऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिमोनियल अलायंसेस उन्होंने तीन जगह किया, कोसला, लिच्छावी एंड पंजाब। फ्रेंड्स थे अवंती के साथ, डिफीट किया था ब्रह्मदत्त अंग को। अब हम आते हैं नीचे, बिलीफ किस में था, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दोनों चीजें, क्योंकि दोनों ही टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगूठा निकाया और जो जैन टेक्स्ट है, दोनों में ही मेंशन किया गया है कि वो हमारे रिलीजन को मानते थे। अब बुद्धिज्म को उन्होंने बहुत सारे जो है ना गिफ्ट्स भी दिए हैं। अब हम आते हैं सेकंड रूलर अजातशत्रु। इतना ही पढ़ना है बिंबिसार के बारे में, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आएंगे। तो हमारी पहली डायनेस्टी आफ्टर द इंडो आर्यन स्कीम वर द 16 महाजनपदास। 16 महाजनपदास में सबसे इंपॉर्टेंट वाज द मगध।
मगध के सबसे इंपॉर्टेंट राजा या एस्टेब्लिशर वाज बिंबिसार। अब बिंबिसार को मार दिया उनके बेटे अजात शत्रु ने, जिसकी मदर कौन थी उसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन है। बुद्धिस्ट लिटरेचर कहता है कौशला देवी थी, और जैन लिटरेचर कहता है कि छेलाना थी, जो कि हमारी लिच्छावी प्रिंसेस थी। अब आते हैं ये किस, इनका कहाँ तक था, 590, सॉरी, बिंबिसार का टाइम पीरियड 546 से 494, उनकी डेथ के बाद 494 से 462 तक आते हैं हमारे अजात शत्रु। अजात शत्रु का मेजर क्या करते थे वो, अब वो जीत मतलब वो अपना कैसे बढ़ा रहे थे किंगडम को। मेजर एरिया उनका था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, वो अपनी मिलिट्री पे बिलीव करते थे और जाके दूसरों की मिलिट्री से यानी कि लड़ाई किया करते थे, और इस तरह से वो अपने एम्पायर को बढ़ा रहे थे। ही वॉज नॉट डूइंग द वन थिंग, दैट मैट्रिमोनियल अलायंसेस वाली चीज वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसी तरह कौशला को हराया। कौशला में जो उनके राजा, वहां के राजा प्रसेनजीत थे, उनकी जो बेटी थी, उनसे उन्होंने बाद में शादी भी करी, बट वहां पहले उन्होंने उनको हराया। वैशाली को हराया। अब देखा जाए आपको एक चीज बड़ी अजीब लगेगी, ये दोनों ही जगह उनकी मदर के किंगडम थे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ जाके हराया, यानी कि वो उनको टोटली कैप्चर करना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि वहां पे जस्ट एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे, बल्कि वो इनफैक्ट वहां पे एक अपना किंगडम का जोर इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। ये जो बैटल थी 16 साल तक चली। 16 years लॉन्ग बैटल लेड बाय वैशाली लिच्छावीज, पाटलिपुत्र फॉर फोर्टिफाइड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये लिच्छावीज जो थे वहां तो लिच्छावीज थे, अगर देखा जाए तो 16 साल तक उससे लड़ाई लड़ते रहे, जब तक उन्होंने उसको टोटली डिफीट नहीं कर दिया और अपने किंगडम में मर्ज नहीं कर लिया। ऊपर जो थे उनके फादर, उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करे, बट इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश ना करके उन जगहों को टोटली कैप्चर किया, कोसला को फिर वैशाली को। और उन्होंने नींव रखी राजगीर से कैपिटल को चेंज कर, मगध की कैपिटल को चेंज करके पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को उन्होंने टोटली फोर्टिफाई कर दिया। और उसको, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इस तरह से अपने एरिया को सेफ कर लेना, वहां पे एक तरह से फोर्ट्स एस्टेब्लिश कर देना ताकि बाहर की आर्मी अटैक ना कर पाए। तो सबसे पहले उन्होंने पाटलिपुत्र को फोर्टिफाई किया। उनके बेटे बाद में जो उदयन आए, ठीक है, तो उन्होंने इसको फिर फाउंडेशन लेकर दी पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाने का, क्योंकि ये गंगा और सोन रिवर के बीच सिचुएटेड थे, तो उनको बेटर ऑप्शन लग रहा था, बेटर सेफ्टी प्रिवील हो रही थी, तो उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बाद में बना दिया। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को फोर्टिफाई किसने किया था, अजातशत्रु ने। और कैपिटल की फाउंडेशन किसने एक्चुअली में बना दिया उसको कैपिटल, वो उदयन ने। स्टार्ट किया अजातशत्रु ने, कैपिटल बना दिया उदयन ने। अब कई बार एक क्वेश्चन जो आया था, आई थिंक बिहार पीएससी का क्वेश्चन था, उसमें क्या बोला हुआ था, उन्होंने ना उदयन भी ऑप्शन में नहीं दिया, अजातशत्रु भी नहीं दिया, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ही राइट आंसर माना हुआ था, तो हम वो भी कर सकते हैं अगर हमें नहीं दिया हुआ। लेकिन वैसे इसका करेक्ट आंसर यही है कि स्टार्ट किया यानी कि फोर्टिफिकेशन की थी अजातशत्रु ने, और लेड यानी कि किसने बनाया था, वो हमारे जी उदयन थे, अजातशत्रु के बेटे। उसके अलावा हमें अजातशत्रु में क्या पढ़ना है, हाँ, फॉलोइंग क्या क्या मानते थे वो, पहले जैनिज्म, लेकिन लेटर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। अच्छा, एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावमसा। अभी तक हमने दो टेक्स्ट पढ़े हैं, सबसे पहले अंगूठा निकाया, सेकंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमने जो नाम पढ़ा है वो है महावमसा। अच्छा, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो हम पढ़ेंगे वहां पे इनका बहुत बार मेंशन होगा, और उसके अंदर लिखा क्या हुआ है ये भी मेंशन होगा। पहला बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगूठा निकाया, सेकंड महावमसा, ठीक है। अब हम आते हैं ये हो गया, ठीक है। एक ये फैक्ट और लिखा हुआ है, जो अजातशत्रु थे उन्होंने 16 साल की लॉन्ग बैटल जो है वैशाली के लिच्छावीस के साथ की। इसकी एक इंस्क्रिप्शन है, भरूत इंस्क्रिप्शन। एमपी के सतना में एक इंस्क्रिप्शन है, भरूत इंस्क्रिप्शन, भरूत स्कल्पचर है, उसमें ये चीज मेंशन की हुई है, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं, दिस इज द रॉन्ग फैक्ट आई एम स्टेटिंग। ये जो भरूत स्कल्पचर है ना, वो एमपी के सतना में जो है, दैट इज रिलेटेड टू व्हेन ही मेट बुद्धा। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम। भरूत स्कल्पचर,
यस, दिस इज द राइट थिंग। क्या हुआ था, जब बुद्धा और अजातशत्रु मिले थे, तो वो ये जो स्कल्पचर है, वो इसको दिखाता है कि वो कैसे मिले और उन्होंने क्या बात करी, वो स्कल्पचर इसका है। ठीक है, तो हमने फॉलोइंग की बात करी। पहले अजातशत्रु जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, उसके बाद वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। वो बुद्धा से मिले थे। ये बात श्रीलंका के जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंसा में लिखी हुई है। और एमपी के सतना में एक बरूद स्कल्पचर है जहां पे भी ये चीज मेंशन की गई है। इन्होंने बहुत सारे चैत्र और विहार जो है इस्टेब्लिश किए। हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत्र क्या होते हैं, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो प्रेयर करते हैं। विहार जहां बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। इन्होंने बहुत से ये इस्टेब्लिश करे। इनका जो है, हम जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे जाएंगे ना, तो चार मेजर हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ेंगे। बुद्धिज्म में क्या होता है, आफ्टर बुद्धा वाज नॉट देयर, उनकी टीचिंग्स को फैलाने के लिए काउंसिल्स होने लगी। और वो कौन करते थे, वो उनके फॉलोअर्स करते थे। जब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कहाँ हुई, राजगीर में, जो कि मगध की कैपिटल थी। उसमें ये बहुत ही मेन क्रूशियल रोल फॉलो करते थे, तो ये याद रखना है। हमसे पूछा जा सकता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल पहली कहाँ हुई, राजगीर में। उसमें मेन किस राजा का रोल था, अजातशत्रु का। वो किस डायनेस्टी से थे, हर्यंका डायनेस्टी। कौन सा टाइम पीरियड था, ये अगर हम देखा जाए तो हमारा ये 4th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा मगध का टाइम चल रहा था। इतनी ही बात है, ये हमारी हर्यंका डायनेस्टी होगी। उनके बाद उनके सन आए उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को फाइनली वो बना दिया, कैपिटल बना दिया मगध की। अब हमें जो याद रखना है, वो हमें याद रखना है पाटलिपुत्र की लोकेशन, गंगा नॉर्थ, सोन रिवर वेस्ट, गंडक एंड पुनपुन। ठीक है, ये रिवर्स के नाम है जो कि मगध एम्पायर की पाटलिपुत्र की लोकेशन को, मतलब हमें याद रखने हैं नाम। कौन से रिवर्स इससे अटैच्ड है, गंगा रिवर नॉर्थ में, सोन रिवर वेस्ट में, गंडक और पुनपुन। उदयन के सक्सेसर्स बहुत ही वीक थे और डायनेस्टी के एंड हो गया, और आते हैं पिक्चर में साइसुंगा डायनेस्टी। ठीक है, हमारी नई डायनेस्टी आती है, साइसुंगा डायनेस्टी। मगध को मालवा तक किसने पहुंचाया था, साइसुंगा डायनेस्टी ने। मगध को मालवा तक पहुंचाया था साइसुंगा डायनेस्टी ने। द न्यू डायनेस्टी आफ्टर हर्यंका एंड मेड हिम आफ्टर हर्यंका, ठीक है, डिफीटेड अवंती। अब हम बात करते हैं, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चार ये एम्पायर रह गए थे, जो मेन इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे। हमने चार एम्पायर्स की बात करी, उसमें जो सेकंड था अवंती, जहाँ के प्रद्योत राजा थे। और ये दोनों मेटिमोनियल लाइन से मिल गए थे। तो जब साइसुंग डायनेस्टी आई, अभी ये अलग ही थे, अभी मगध का पार्ट नहीं बने थे। साइसुंग डायनेस्टी आई, उन्होंने इस एम्पायर को, जो हमारा ये एम्पायर है, इसको पार्ट बना दिया मगध एम्पायर का, क्योंकि साइसुंगा डायनेस्टी मगध को ही राज कर रही थी। अब इनके जो साइसुंग साइसुंग उनके रूलर हुए, सिसुंगा ही बोलेंगे इनके रूलर को। सक्सेसर थे काका वर्मन या कालसोका। इनका मेन रोल किस में रहा है, इनका नहीं, काका वर्मन का नहीं, साइसुंग का। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि हुई वैशाली बिहार में, ठीक है। वैशाली बिहार महावीर जैन का बर्थ प्लेस भी है। अब सक्सेसर काका वर्मन को मार दिया नंदों ने, और नंद डायनेस्टी का इस तरह से एंट्री हो गई। और इन्होंने क्या किया था, मगध के कैपिटल को, वाराणसी को सेकंड कैपिटल भी बनाया था। पहली कैपिटल पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, उदयन ने, हर्यंका डायनेस्टी का पार्ट था। और उसके बाद आ गए हमारे साइसुंगा। साइसुंगा ने वाराणसी को सेकंड कैपिटल बना दिया। अभी तक हमने जो पढ़ा, इंपॉर्टेंट लिटरेरी बुक्स की बात करते हैं। एक हमने पोएट भास के बारे में पढ़ा था, स्वप्न वासवदत्तम, उदयन और वासवदत्ता की लव स्टोरी। 16 महाजनपद अंगूठा निकाय में मेंशन है, भगवती सूत्र में मेंशन है। एक अष्टाध्यायी ग्रामर है, संस्कृत संस्कृत की एक ग्रामर बुक है अष्टाध्यायी, पनिनी ने लिखी है, उसमें 12 जनपद मेंशन है, ठीक है। लेकिन 22 जनपद मेंशन है। लेकिन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनपद हैं वो ये है, मगध, अश्मक, काम्बोज। मगध, अश्मक, काम्बोज, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉर्थ और साउथ में श्रेणी सिस्टम, ठीक है। अभी श्रेणी सिस्टम क्या होता है वो आपको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। श्रेणी सिस्टम इन मगध।
तो श्रेणी सिस्टम था एंशिएंट वगैरह टू पावरफुल ऑटोमेशन सिस्टम गाइड मर्चेंट ट्रेडर आर्टिस्ट। ठीक है, तो कुछ जो थे क्राफ्ट्समैन मर्चेंट या आर्टिस्ट होते थे वो अपना एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बना लेते थे, बेसिकली अपने वो एक सोसाइटी बना लेते थे कि हमारा रूल चलेगा और इन चीजों में हम राजा की बात नहीं मानेंगे। तो श्रेणी सिस्टम भी इस टाइम पे साइसुंगा डायनेस्टी के टाइम पे पिक्चर में आया। तो हमने क्या पढ़ा? स्वप्न वासवदत्तम, पोएट भास, लव स्टोरी थी उदयन वासवदत्ता की, 16 महाजनपद अंगूठा निकाय में मेंशन है, भगवत सूत्र में मेंशन है। उसके अलावा अष्टध्यायी जो पनिनी की संस्कृत की ग्रामर है उसमें 22 जनपद मेंशन है, मगध, अशोक और काम्बोज को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है। एक लिटरेरी सोर्स हमने महावंशा भी पढ़ा था जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंशा, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि अजातशत्रु बुद्धा से मिले थे। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नंदाज पे। हमने बोला कि काका वर्मन को किसने मार दिया? नंदाज ने। और नंदाज आते हैं पिक्चर में 341 बीसी से 321 बीसी का ये टाइम पीरियड है। जब नंदाज थे ना, उनका रूलिंग पीरियड 10 साल का था। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे महापद्म नंदा, उनके थे 8 बेटे। और लास्ट रूलर थे धनानंद जो गुड रूलर थे, और भी हुए होंगे बट सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट रूलर धनानंद। इस्टेब्लिश किसने किया? महापद्म नंदा ने। इनके एम्पायर के अंदर मगध ने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। मगध बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग स्टेट में था, मतलब अच्छा करा इन्होंने, चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी इन्होंने, लिटरेचर को इंपॉर्टेंस दी, ट्रेड को इंपॉर्टेंस दी, और इस तरह से उन्होंने मगध को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य बना दिया। तो इसी वजह से मगध आगे जाके इतना ज्यादा फ्लरिश होने लगा। इन्होंने, जो महापद्मनंदा थे, इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, कलिंग की लड़ाई। अच्छा, कलिंग की लड़ाई बाद में भी हुई है बट वो अलग है। एक पहला कन्क्वेस्ट जो हुआ था नंदों में, महापद्मनंदा ने कलिंग की लड़ाई लड़ी। अब कलिंग की अगर हम बात करें, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का ये एरिया है, महानदी और गोदावरी, ठीक है, वहां का ये एरिया है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है कलिंग में, जिसमें महापद्मनंदा के बारे में लिखा भी हुआ है कि वहां के किंग जैनसेन के स्टेचू को इन्होंने हटाया और वहां पे इन्होंने एक कैनाल बनाई। ठीक है, एक बात हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, महापद्मनंदा कैनाल इन कलिंगा। इसमें कैनाल का नाम तो नहीं बताया हुआ बट यही है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कलिंगा की है, उसको, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि महापद्मनंदा ने कैसे वहां पे आके कलिंग पे राज्य किया था और वहां के किंग जेनसिन के स्टेच्यू को हटा के वहां पे एक कैनाल बनाई थी। ठीक है, अब एरियाज कौन कौन से नंदास के पास थे? नॉर्थ का एरिया था, दक्कन का एरिया था और नॉर्थ ईस्ट बिहार का एरिया था। इन्होंने अपने आप को ना कुछ टाइटल्स दिए हैं जैसे कि एक रथ, और इसके अलावा भी आपको मैं टाइटल बताती हूँ कि इन्होंने क्या क्या आपको आपको दिए हैं। ये बात पुराण में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? जैसे हम बोल रहे थे ना कि बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो नंदों के बारे में पुराणों में लिखी गई है कि वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर जो था उन्होंने स्टैब्लिश किया था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर भी रहे हैं हमारी हिस्ट्री के। ये इनके टाइम पे डायनेस्टी बहुत ज्यादा वेल्दी हो गई थी। ये चीज तमिल वर्क अहाना नूरू में भी लिखा हुआ है, और ये पोएट का नाम है ममलूनान। ठीक है, ममलूनान ने अहना नूरू में भी लिखा है, पुरानोज में भी ये लिखा हुआ है, और उनको क्या क्या टाइटल मिले हैं अब ये हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि नंद डायनेस्टी कैसे गायब हुई। नंद डायनेस्टी, धनानंद ऑपरेसिव। अच्छा, जो धनानंद थे ना, उन्होंने बस, वैसे तो बहुत फ्लरिश हुआ उस टाइम पे, मगध बहुत फ्लरिश हुआ, बस उन्होंने एक गलती ये कर दी कि उस टाइम पे ना टैक्स कलेक्शन बहुत ऑपरेसिव था, मतलब लोगों को टैक्स देना ही पड़ रहा था, और अगर वो टैक्स बहुत ज्यादा भी कलेक्ट किया जा रहा था, और वो जो किया जा रहा था बहुत ही ऑपरेसिव मेथड से किया जा रहा था। अब इस पे नजर पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की, और उन्होंने सोचा कि अब हमें मगध में एंट्री करनी चाहिए क्योंकि इस टाइम पे लोग ऑलरेडी नंदाज से परेशान है। और नंदाज कहाँ बिजी थे? क्योंकि वहां पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा था इंडिया में, तो वो यहाँ बिजी थे। तो इसी मौके का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने उठाया और एंटर हो गए मगध के अंदर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके अलावा क्या हमें कुछ जानना है? हाँ, महापद्मनंदा ने अपने आप को ये टाइटल्स